हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 एंड 4 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी से प्रैक्टिस सेट वाइज देख सकते हैं। इसमें हम लोगों का टोटल टारगेट है 18 दिनों में जो है 900 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है बूस्टर का काम करेगा। तो आप लोग जो है अपने स्तर से तैयारी करते हुए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लिया कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट अवश्य विजिट कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, जो किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। तो गैर बाइनरी का मतलब है जो बाइनरी भाषा के अलावा। तो अभी तक आप जानते होंगे अगर जो कंप्यूटर की जो भाषा है वो कौन सी है, तो बाइनरी है, जिसमें किसी भी शब्द को 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना, 0 1 0 1 इस टाइप से, मतलब हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो बोला जा रहा है कौन सा ऐसा देश है जो गैर बाइनरी का मतलब विदाउट बाइनरी का मतलब एआई चिप बना दिया है। तो ये कौन हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के मायने में जो सबसे अभी चल रहा है वो कौन है, चाइना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दी है। तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या होती है, तो इसके तहत जो है जिस देश के साथ ये सुविधा दिया जाता है तो वो देश उस देश का मतलब कह सकते हैं जो हवाई अड्डा या बंदरगाह का यूज करके दूसरे देश में भेज सकता है। तो ये ट्रांसशिपमेंट जो है ये सुविधा समाप्त कर दी है भारत, ये बांग्लादेश का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना कुछ दिन में बांग्लादेश कुछ ज़्यादा उछल पुछल कर रहा है, इसलिए भारत ने क्या किया है, इनका ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है। इसके तहत ट्रांसशिपमेंट सुविधा से जो है बांग्लादेश को क्या क्या फ़ायदा होता था। तो बांग्लादेश इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा के तहत जो है भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डा का मतलब यूज करके वो अपना सामान जो है नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे देश को भेज सकता था। और ये सुविधा इनको मिला था 2020 में, और इस बीच में जो है कुछ ज़्यादा कूदने की वजह से जो है इसका ये सुविधा समाप्त हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बोला जा रहा है चोलिस्तान रेगिस्तान जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। तो ये कथन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है, जो रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया। तो ये जो रेगिस्तान था उसको हकरा नदी द्वारा मतलब सिंचित मतलब जल उपलब्ध होता था, जो नदी क्या किया था, तो 600 ईसा पूर्व में ही अपना मार्ग बदल लिया था। तो ये दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ बोला था जो कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा। बोला जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया है गोवा में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जो किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेज़बानी करेगा। तो ये एडू सिटी बनाया जाएगा नवी मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा है, जो FAO अनुवांशिकी समाधान रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है, जो दुनिया का 60% कृषि उत्पाद केवल 9 फसलों पर निर्भर करती है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो दुनिया के कितना, तो 60% कृषि उत्पाद जो है ना सिर्फ 9 फसल पर ही डिपेंड करता है। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है, जो भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने की खतरे में है। तो ये 85% नहीं है, लगभग 50% के अप्रॉक्स में है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को बोला जा रहा है जो असत्य कथन का चयन करे। तो असत्य कथन कौन सा है, केवल दूसरा है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कथन वाला क्वेश्चन में आप लोग यहाँ वाला क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि इसको नहीं पढ़ने के कारण या अधूरा पढ़ने के कारण ज़्यादा संभावना रहेगा जो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे आते हुए क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा परहेज करके बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। बोला जा रहा है जो किस देश में आए हुए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो शुरू किया गया था ये म्यांमार में जो आया था भूकंप, उसमें बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की में जो आया हुआ था उसको जो है राहत सामग्री या बचाव सामग्री पहुंचाने के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन, उसका नाम था, याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। जो समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है जो समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये कथन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो यह प्री स्कूल से लेकर, मतलब 1 to 5 तो होता ही है, उससे पहले जो 3 होता है, 3 क्लास होता है, LKG UKG, और तो वो सभी के साथ जो है मतलब प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th तक स्कूली शिक्षा को शामिल करता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है जो मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। हिस्सा किसको नहीं मिला है तो याद रखिएगा, तो हिस्सा नहीं मिला है केरल को, उसके बाद हो गया तमिलनाडु को, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों को जो है अभी तक इसका मतलब हिस्सा नहीं मिला है। तो ये तीसरा कथन गलत था। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन जो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन मैंने क्या बताया है, जो सिर्फ 1 और 2 सही था, तीसरा जो है वो गलत था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1 और 2 केवल सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, जो 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। तो ये बनी है, याद रखिएगा, शर्ली बोचवे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बोला जा रहा है जो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिफ्ट 130 मीटर मतलब लंबा, या बोल सकते हैं 426 फीट, एक विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है। तो इसको जो बनाया है, याद रखिएगा, ये बनाया है इनकैट कंपनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये एक याद रखिएगा अस्मानियाई कंपनी है, अस्मानियाई ने तस्मानिया कंपनी है, ठीक है। और ये नाव जो है ये बिल्कुल मतलब बैटरी से चलने वाली नाव है, ठीक है। तो ये 2 बात और एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। बोला जा रहा है जो भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो मैंने बताया था जो डायरेक्ट पूछे जो 100% साक्षरता, तो उसमें हो जाएगा मिजोरम, और डिजिटल साक्षरता बोलेगा तो याद रख लीजिएगा केरल। और वैसे अगर पूछ लिया जाए जो 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य, तो पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। और डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन है, तो केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला जा रहा है जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है जो यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव के नदी तट से 459 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है क्योंकि ये रेलवे आर्क ब्रिज जो है इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है, ठीक है ना। 359 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, जो कि एफिल टावर, जो कि कहाँ है बताइएगा, फ्रांस में जो एफिल टावर है उससे समझिए 35 मीटर जो है ज़्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। और दूसरा बोला जा रहा है जो यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है।
तो इस पुल की लंबाई जो है याद रखिएगा 1315 मीटर है। इस पुल की लंबाई कितना है? 1315 मीटर इस पुल की लंबाई है। इसका जो है उद्घाटन किए थे 6 जून 2025 को पीएम मोदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितना है? 359 मीटर, जो कि एफिल टावर से मतलब 35 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी लंबाई 2 किलोमीटर नहीं है बल्कि 1315 मीटर है। तो यहाँ बोला जा रहा था असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य क्या है? दोनों गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे जो असत्य है तो उसको भी एक्सप्लेन किया करिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले एक्सप्लेन नहीं करता था, मैं सोच रहा था जो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आया जो सर जो गलत है मतलब उसको भी एक्सप्लेन किया कीजिए, तो इसके बाद से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट है 13 का, जो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। तो सबसे पहला जो शहर जो दुनिया के पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा पे चलने वाला शहर होगा, ये हो जाएगा आप लोगों को अमरावती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, बोला जा रहा है जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है जो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन इसमें पहले स्थान पर है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है ISSC को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसका 48वां स्थान है। तो बिल्कुल भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है ISSC उसको भारत में टॉप रैंक हासिल हुआ है और एशिया में ये 48वें स्थान पे नहीं है बल्कि ये 38वें स्थान पे है। कितना है? 38 स्थान पे। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा क्या है? यहाँ से गलत है। इसको कौन सा रैंक मिला है? 38 रैंक मिला है। और तीसरा बोला जा रहा है जो अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में क्या है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन में है उसको पहला स्थान दिया गया है और भारत में जिस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और इसको एशिया में पूछा जाए तो याद रखिएगा 38 स्थान है। उसके बाद अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां रैंक मिला है और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है। तो यहाँ बोला जा रहा था जो सत्य कथन का चयन करे, तो सत्य कथन कौन सा हो गया? तो पहला और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 का, बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? तो कौन सा त्यौहार है जो असमिया नववर्ष का प्रतीक है? तो ये है रोंगाली बिहू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 16 का, जो वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो AI स्कूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। याद रख लीजिएगा। अगर AI यूनिवर्सिटी बोला जाए विश्वविद्यालय तो याद रख लीजिएगा मुंबई। ठीक है ना। पहला अगर AI स्कूल पूछ लिया जाए किस राज्य ने लॉन्च किया है तो केरल, और पहला AI वाला विश्वविद्यालय तो मुंबई ने स्थापित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 का, जो अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? तो ये पासेक्स युद्ध अभ्यास जो हुआ है ये याद रखिएगा किसके बीच हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 का, बोला जा रहा है जो हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखिएगा विजयवीर सिद्धू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है कौन सा मेडल मिला है? तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल इनको मिला है। कौन सा? तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट है 19 का, जो 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है?
तो 2025 के लिए जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है समर अबू एलॉफ को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 का। बोला जा रहा है जो भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो दिया गया है ये आकर्ष श्रॉफ को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका योगदान जो है मेनली प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी जो होता है उसमें मतलब नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिला है। नेक्स्ट है 21 का। जो किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? तो वाटर हाईवे नामक परियोजना जो शुरू किया है ये मोरक्को किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 का। जो दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो मानव रोबोट का जो हाफ मैराथन किया गया है ये चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 का। बोला जा रहा है जो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। तो बोला जा रहा है भारत का पहला इसका निर्माण जो है कर्नाटक के मैसूर में किया गया है। तो इसका निर्माण जो है कर्नाटक के मैसूर में नहीं किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो भारत का पहला कंप्यूटिंग गांव जो है उसको विकसित किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका विकास जो किया जाएगा वो रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा RTGS द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? RTGS के द्वारा किया जाएगा, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। तो आपका कथन था यहाँ जो सत्य कथन का चयन करे, तो सत्य कथन कौन सा होगा आप ही बताइए। तो सत्य कथन कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब अमरावती में विकसित किया जाएगा, ठीक है। और इसको विकसित कौन करेगा? तो रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी मतलब RTGS करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 का। जो ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग में जो है किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जो जीता है ये हितेश गुलिया भारतीय मुक्केबाज है जो 70 kg वेट वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का। बोला जा रहा है जो निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। तो निसार मिशन से संबंधित कथन पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला कथन है जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। निसार याद रखिएगा ये नासा और इसरो का शॉर्ट में है, ठीक है ना। नासा और इसरो का मतलब दोनों का कंबाइन एक योजना है जिसका नाम है निसार। नासा प्लस इसरो बराबर समझ लेंगे हम निसार है। तो ये बोला जा रहा है जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो बिल्कुल करेक्ट है। बोला जा रहा है इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। तो ये बात गलत है क्योंकि इसका टारगेट 2025 में ही रखा गया है। तो दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तीसरा बोला जा रहा है इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसको PSLV द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा बल्कि GSLV F-16 द्वारा किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। कहाँ से किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से GSLV F-16 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो तीसरा भी कथन क्या था, गलत था। तो यहाँ बोला जा रहा है जो असत्य कथन का चयन करे। तो असत्य कथन कौन सा है? तो दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का। जो हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में जो है टॉप 10 महिलाओं में जो शामिल होने वाली
पहली भारतीय महिला है, ये याद रखिएगा, ये रोशनी नादर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है वर्ल्ड में फर्स्ट जो है ये एलिस वाल्टन है। कौन है? तो याद रखिएगा एलिस वाल्टन है, जो कि दुनिया में फर्स्ट है महिला में। उसके बाद नेक्स्ट है 27 का। तो देखिए 27 का बोला जा रहा है, जो विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है, जो दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल को इसके अकॉर्डिंग चुना गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अनुसार चुना गया है दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। ठीक है। और दूसरा कथन बोला जा रहा है, जो दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी को चुना गया है। तो ये भी बात गलत है, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर चुना गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है। और तीसरा है, जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। तो ये भी बात गलत है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है निकोलस पूरन को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो तीनों कथन क्या है, गलत है। तो आपको चुनना था जो असत्य कथन का चयन करे। तो असत्य कथन कौन सा है? तो तीनों असत्य कथन है, तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन याद जरूर रखना है, जो दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर जो है किसको चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो निकोलस पूरन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 28 का, जो टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो टी शील्ड बोला जा रहा है, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है, आप लोगों को याद रखना है, ये किया गया कहाँ? तो ये किया गया तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 का, जो भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने में छूट दी गई है? तो ये जो छूट दिया गया है ये 3 वर्ष का दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 का, जो किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य अवशिष्ट आपदा घोषित किया गया है? तो राज्य अवशिष्ट आपदा जो घोषित किया गया है ये कौन किए हैं? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु सरकार ने किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 का, जो हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का जो सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है ये किया गया है मोनाको को। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत का सबसे महंगा शहर पूछ लिया जाए इसके अनुसार तो याद रखिएगा मुंबई को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, जो फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा पायल कपाड़िया को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 का, जो IPL 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? तो IPL 2025 में जो है ऑरेंज कप दिया गया है किसको? तो ये आप लोगों को याद रखना है साई सुदर्शन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी है। और ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? जो इस पूरे सीजन में जो है सबसे अधिक रन बनाता है उसको दिया जाता है ऑरेंज कप। तो ये साई सुदर्शन जो है ये याद रखिएगा गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी है, जिन्होंने पूरे सीजन में जो है 15 मैच में 759 रन बनाए थे, इसलिए इनको मिला है ऑरेंज कप। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का, बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में भी दारू बंद है, तो इसको भी इसी प्रकार से करना चाहिए। डायरेक्ट तस्कर को जो है ना फांसी की सज़ा दीजिए, तब जाके क्या होगा, तो एकदम बंद होगा, नहीं तो एकदम होम डिलीवरी कर लीजिए, एक प्रकार से चल रहा है।
नेक्स्ट है 35 का, जो किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है, याद रखना है आप लोगों को, किसके द्वारा, तो मेघालय सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 का, जो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग जो स्थापित करने वाला पहला राज्य है, याद रखिएगा, केरल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 37 का, बोला जा रहा है जल, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया है। तो ये समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। तो यहाँ नेपाल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का, बोला जा रहा है जो विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। तो बोला जा रहा है जो रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस मामले में जो है भारत 5वें नंबर के सबसे अधिक खर्च करने वाले हैं सैन्य प्रबंधन के। तो दूसरा कथन क्या था, गलत था। तो बोला जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो सही कौन सा हो जाएगा, तो केवल पहला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, बोला जा रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला बोला जा रहा है जो SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। तो देखिए SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है, लेकिन इसकी क्षमता 500 नहीं, कितना है, 300 है। हालांकि 500 जो है रेयर केस में जाता है, तो जनरली हम 500 नहीं मान के चलेंगे। कितना मान के चलना है, तो 300 आपको हाईएस्ट मान के चलना है। दूसरा बोला जा रहा है ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित एवं परिवहन योग्य रिएक्टर है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है जो भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। तो ये 2035 तक लक्ष्य नहीं है, 2033 तक लक्ष्य है। तो ये तीसरा भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का गलत हो जाएगा कथन। तो यहाँ बोला जा रहा था उपर्युक्त में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो केवल 1 और 3 क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का, जो मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है। तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। उसके बाद 41 का है, जो हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। तो ये किया है जापान ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, बोला जा रहा है जो किस राज्य ने गड़िया और बोरसो बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो गड़िया और बोरसो बोरॉन जो उत्सव मनाया है, ये मनाया है त्रिपुरा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 का, जो किसने सबसे कम उम्र मतलब 14 वर्ष की उम्र में मात्र IPL में पदार्पण करके जो है इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाले हैं, जिन्होंने मात्र 35 गेंदों में जो है शतक पूरा कर जो है दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र के बैटर बन गए हैं। तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है 44 का, बोला जा रहा है आप लोगों को जो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है जो MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा
संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत के DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री दोनों मिल के मतलब इसको विकसित किया है। दूसरा कथन बोला जा रहा है जो मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी कथन दोनों क्या है, सही है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए इसका कथन बोला जा रहा है जो उपर्युक्त में से कौन से सही कथन है। तो सही कौन सा है, तो दोनों सही था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 का जो 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई है, तो इस ब्रिज की लंबाई जो है ये याद रखिएगा 2.08 किलोमीटर है। ये सी पंबन ब्रिज जो है ये याद रखिएगा आप लोगों को, ये जो है ये इस प्रकार से वर्टिकल मतलब खड़ा होने वाला है, ठीक है ना। इसको खड़ा कर दिया जाता है और फिर जब ट्रेन जाता है तो ये इसको मतलब नीचे करके क्या कर दिया जाता है, दोनों को नीचे करके इस प्रकार से मतलब बना दिया जाता है। तो ये वर्टिकल ब्रिज जो है इसकी लंबाई कितना है, तो याद रखना है आप लोगों को कितना है, 2.08 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला बोला जा रहा है इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। तो ये बात क्या है, गलत है। इसका प्रारंभ किया गया था 15 फरवरी 2023 को। कब किया गया था, 15 फरवरी 2023 को जो है इसका क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। दूसरा बोला जा रहा है जो इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और समावेशी विकास करना। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड को जो है 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चौथा है जो इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। तो इसका नोडल जो है रक्षा मंत्रालय नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय है। कौन सा है, तो याद रखना है गृह मंत्रालय। और इसके लिए टोटल इनको जो है 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया था। तो यहाँ बोला जा रहा है जो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन सा, तो एक पहला और दूसरा चौथा। तो 1 और 4 सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट है 47 का जो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो क्रूज टर्मिनल का जो उद्घाटन किया गया है ये याद रखिएगा मुंबई में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 का जो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है जो यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यह योजना जो है बिहार राज्य सरकार द्वारा नीतीश कुमार द्वारा चालू किया गया है। बोल रहा है इसका उद्देश्य जो है राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दूसरा कथन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा था कौन से सही है, तो ये दोनों क्या है, सही है। और याद रखिएगा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत ही अभी बिहार में जो है 125 यूनिट बिजली को फ्री किया गया है। अर्थात अगर आप मान लीजिए बिजली उपभोक्ता है, अगर आप घरेलू में मान लीजिए 225 यूनिट यूज किए हैं, अगर आप महीने में 225 यूनिट यूज किए हैं तो 125 यूनिट आपका क्या है, फ्री है। तो इस प्रकार से आपको मात्र 100 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का बोला जा रहा है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र याद रखिएगा देश का पहला ट्रेन ATM लगाया है और किस में लगाया है, तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 का जो हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट 5 था इसको भी कंप्लीट कर दिया हूँ और इसमें मैं यथासंभव एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।